पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब दी है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमने इस तरह के एक सेटअप बना रखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर कुछ आयंस हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। इनिशियली ये सब सस्पेंडेड है एंड रेस्ट पे है, इनिशियली ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। हमने क्या किया, टी इक्वल 0 पे जस्ट यहाँ पर की को क्लोज किया। जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे तब सर्किट कंप्लीट होगा, उसके पहले सर्किट कंप्लीट नहीं था। तो जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अच्छा, ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये तो दिख ही रहा है हमें। जैसे ही हम यहाँ पर इस की को क्लोज करेंगे तो की को क्लोज करते ही ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर हाई पोटेंशियल पे आ गई, ये प्लेट लो पोटेंशियल पे आ गई। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक फील्ड सेटअप हो जाएगी क्या बेटा? ऐसे बताइए, आंसर दीजिए, क्या एक फील्ड सेटअप हो जाएगी ऐसे? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना? यस सर। तो यहाँ पर इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है लेफ्ट टू राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में देखें तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, मींस आयंस है, ये एक्सेलरेट होंगे, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, पॉजिटिव आयंस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। तो लेट मैं किसी एक पॉजिटिव आयन को देख लेता हूँ, जो उसके साथ होगा वही सबके साथ होगा। तो इस वाले पॉजिटिव आयन को मैंने सिलेक्ट किया, इस पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। टी इक्वल 0 पे तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 ही था क्योंकि जस्ट रेस्ट पे था ये। जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ये इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुआ, एंड जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा वैसे ही इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा। बोलो, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स? राइट हैंड पाम रूल यूज करिए। इसके इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो थी वो इस तरफ आई होगी, इस तरफ इसने वेलोसिटी गेन की होगी, एंड जैसे ही इस तरफ ये थोड़ा सा भी मूव करेगा वैसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, तो फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में थंब को रखिए। देन आपको फोर्स की डायरेक्शन कौन सी मिल रही है बताइए? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको कौन सी मिली? इस तरफ मिली क्या? देखिए, राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, फील्ड के डायरेक्शन में थंब को, फिंगर्स को रखिए, थंब को किधर रखिए? चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में। यस सर। फोर्स किधर लग रहा है? अप साइड। तो इस पे जो फोर्स लगा है वो अप साइड लगा, मतलब इस पे जो डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स वो किस तरफ होगा? वो अप साइड होगा। ओके, अब एट द सेम टाइम नेगेटिव आयंस के लिए चेक करते हैं नेगेटिव आयंस के साथ क्या हो रहा है। तो लेट किसी एक नेगेटिव आयन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला देखिए, इसको देख रहा हूं मैं। नेगेटिव आयंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, इस तरफ। ये नेगेटिव आयंस इस तरफ मूव करे, नेगेटिव आयंस लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो इनकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर आएगी? लेफ्ट साइड में आएगी। तो अब ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव किया है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? तो अगेन आप देखिए, फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में थंब को रखिए। आपको डायरेक्शन कौन सी मिल रही है? बताइए कौन सी डायरेक्शन मिल रही है? ये वाली मिल रही है क्या? बट आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए हम डायरेक्शन निकालते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम उसको पॉजिटिव चार्ज मानते हुए डायरेक्शन निकालेंगे, जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। याद है ना आपको? नेगेटिव चार्ज के लिए जब हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट क्यू वी क्रॉस बी, बताया था ना मैंने आपको। मैंने बोला था कि भाई जब आप इस रिलेशन को यूज करेंगे तो क्यू भी नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो वी क्रॉस बी से आने वाली डायरेक्शन के अपोजिट है। मतलब इसके लिए आप इसको पॉजिटिव चार्ज मानते हुए डायरेक्शन निकालिए, जो डायरेक्शन आएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन एक्चुअल में होगी। तो इस पे भी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस तरफ नहीं लगा, वो किधर लगा? इस तरफ ही लगा। बताइए, समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? इस पे भी जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकल कर आई है वो इस तरफ ही आई है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों पे ही जो इनिशियल डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन सेम ही रहने वाली है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, समझिए इसको। पहले तो आपको बोला गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन वर्ड शायद आपने पहले ही भी सुना हो, नहीं सुना है तो कहीं ना कहीं आगे आपको सुनना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? बेसिकली एक डिवाइस है जिसका हेल्प से हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन गन, उसका पूरा डायग्राम नहीं गिवन है आपको, आपको सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट से मतलब है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट था जी, एंड यहाँ पर एक पॉइंट है एस, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ये लाइन जा रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया गया है इस तरफ। वेलोसिटी तो इसकी नहीं पता है, बट हाँ ये जरूर पता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2k इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट एस है जी से, ये 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये भी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। आपसे बोला जा रहा है कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वो भी इस जी एस लाइन के अलोंग ही। ये देखिए कुछ ऐसे देख पा रहे हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस स्पेस के अंदर। ये है बी। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर समझिए। 1 मिनट, शायद इसमें ऐसा गिवन है कि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, ट्रेवलिंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिखा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन को एमिट किया है इस इलेक्ट्रॉन गन ने। अब क्या हो रहा है समझिए यहाँ पर कि बेसिकली इस पॉइंट पे यहाँ पर ये जो वेलोसिटी थी इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आएगा इस तरफ बेटा, कितना, v cos 60, एंड इसकी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इस तरफ, v sin 60 आएगा। बोलो, अब हमें पता है कि अगर हमने इसके कंपोनेंट कर दिए तो अब यहाँ पे दो कंपोनेंट जो हमको दिख रहे हैं, इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा, है ना, ये क्या कराएगा, इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा। एंड ये वाला कंपोनेंट क्या करवाने वाला है बताओ, ये वाला कंपोनेंट इसको फील्ड की ही डायरेक्शन में आगे लेकर के जाएगा और कुछ करने वाला नहीं, इसकी वजह से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब क्या हो रहा है इस केस में समझिए यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब आप इस वाले कंपोनेंट को देखेंगे तो इसकी वजह से ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, एंड सर्कुलर मोशन करते करते ये वाला जो कंपोनेंट इसको फॉरवर्ड एक्शन मतलब जी से एस की तरफ आगे भी ले जाएगा। तो अब इसके यहाँ पर कई सारे केसेस हो सकते हैं। देखो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ है और ऐसे आकर के एस को हिट करे, एक केस ऐसा हो सकता है। आपने फील्ड को कम कर दिया तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड होता था t इक्वल टू 2πm/क्यूब। आप फील्ड को कम कर देंगे तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो अब अगर आपने फील्ड कम कर दी तो ऐसा एक केस बन सकता है कि यहाँ पे ये कम साइकिल कंप्लीट करे और आके एस को हिट करे, और फील्ड कम करेंगे तो ऐसी कंडीशन बन सकती है कि ऐसे आए और ऐसे आकर हिट करे। तो जस्ट एक सर्कल ही कंप्लीट हुआ है, आप ध्यान से समझेंगे, ज्योमेट्री 3D में है, कैसा क्या हुआ है यहाँ पर, सिर्फ एक सर्कल ही कंप्लीट हुआ है। तो मिनिमम कंडीशन में एक कंप्लीट सर्कल तो होना ही चाहिए, इससे कम सर्कल अगर कंप्लीट होगा तो ये पॉइंट एस पे जो टारगेट है एस इसको हिट करने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बेसिकली एटलीस्ट इतने टाइम के बाद ही ये हिट करेगा जा करके, है ना, इतने ही टाइम के बाद ये हिट करेगा जा करके। तो अगर इस टाइम से देखें, एक साइकिल इसने कंप्लीट किए इतने टाइम में, तो इतने टाइम ये वीक cos 60 वाले कंपोनेंट की वजह से आगे भी मूव कर रहा है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इतनी v cos 60 इंटू टाइम पीरियड। एंड ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस होनी चाहिए 0.1 मीटर। बोलो, जितने टाइम में जस्ट इसने एक साइकिल कंप्लीट की हो उतने ही टाइम में ये जी से एस तक की जो डिस्टेंस है अलोंग द जीएस ये भी ट्रेवल कर ले, तो ये होना चाहिए 0.1। अब ये रिजल्ट जो आपको दिख रहा है इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें तो 0.1 ये लिखा है, v का मतलब v की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल होगा ना 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m, इसका रूट आ जाएगा। v की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर cos 60 है,
ये देखिए ये v जो था v की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी है, ये cos 6t, ये t बोले तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। उसमें सारी चीजें आपको गिवन है, q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना बेटा, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज हो गई। इन सारी वैल्यूज को रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपको जो b मिलेगा दिस विल बी योर आंसर। ये जो b आपको दिख रहा है यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है क्या? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in external magnetic field region। केस समझिए, केस क्या है भाई, यहां पर लेट एक स्पेस था, इस स्पेस के अंदर, इस पूरे के पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है या कोई स्पेशल केस भी हो सकता है जहां पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, है ना, ऐसा कुछ केस है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर समझिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस स्पेस के अंदर मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड, ऑलरेडी एक फील्ड सेटअप थी यहाँ पर, ऑलरेडी फील्ड एक एग्जिस्ट कर रही थी, इस स्पेस के अंदर मैंने एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिया। मैंने क्या किया, एक वायर को प्लेस कर दिया जिसमें एक करंट ऑलरेडी फ्लो हो रही है आई। ठीक है, इस वायर में मैं एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ इस पोजीशन पर। ये देखिए, ये एक स्मॉल सा एलिमेंट मैंने कंसिडर किया हुआ है। इस एलिमेंट को जब मैं इनलार्ज व्यू देख रहा हूं तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। ये एलिमेंट देखिए, इनलार्ज व्यू इस एलिमेंट का ऐसा कुछ दिख रहा है। स्ट्रेट दिखेगा, जब आप बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो स्ट्रेट ही दिखेगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन को लेते हुए, करंट एलिमेंट वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, ये वाली, ये होगी ना। तो ये डीएल लेंथ का एलिमेंट था, इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, सो दैट आई डीएल वैक्टर हो गया ये, है ना। ओके, इस पॉइंट पे जहां पर मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है, उस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब उस एलिमेंट की पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं उस फील्ड की बात कर रहा हूँ। अब ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए फील्ड अलग अलग हो सकती है अगर आपने एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रीजन लिया हुआ है तो, बट इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो मैंने कंसिडर की हुई है बी। वो मैंने फील्ड कितनी ली हुई है, बी। क्लियर? तो अब इस एलिमेंट की पोजीशन पे जो फील्ड है वो मैंने यहाँ पर दिखा दी है। ये देखिए कुछ ऐसे, इस करंट एलिमेंट और फील्ड दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा यहाँ पर कुछ थीटा। इस केस में इस एलिमेंट पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस एलिमेंट पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कुछ, आईडीएल क्रॉस बी। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आईडीएल क्रॉस बी। क्लियर है क्या? ओके, तो आईडीएल क्रॉस बी विल बी द मैग्नेटिक फोर्स जो इस एलिमेंट पे लगेगा। इस एक्सप्रेशन से, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये फंडामेंटल एक्सप्रेशन है, मतलब इस एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स का ये फंडामेंटल एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो इससे और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। देखिए, देखिए अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपको दिख रहा है कि स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आईडीएल बी साइन थीटा हो जाने वाला है ना। आईडीएल बी साइन थीटा, इस एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा है कि अगर कोई एलिमेंट करंट एलिमेंट इस तरह से प्लेस है कि उसमें उसकी जो डायरेक्शन है वो फील्ड के पैरेलल है, देखिए ऐसा कुछ,
या फिर फील्ड के अपोजिट है। मतलब ये दो केस मैंने दिखा दिए। एक बार फील्ड जो है, फील्ड मैंने लेफ्ट टू राइट ही कंसिडर की हुई है, आपने एलिमेंट ऐसा कंसिडर कर लिया। ये देखिए एलिमेंट कैसा कंसिडर कर लिया। एक बार आपने एलिमेंट लिया हुआ है जिसकी डायरेक्शन फील्ड की ही डायरेक्शन में, और एक बार आपने एलिमेंट लिया हुआ है जिसकी डायरेक्शन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दो केसेस मैंने दिखा दिए आपको। ये है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस, एंड ये है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला केस। बताइए ठीक है क्या, है ना? ये दो केसेस मैंने आपको दिखा दिए। अब इन दोनों ही केसेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिए, इन दोनों ही केसेस के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर थीटा 0 या 180 डिग्री होगा तो उन दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो 0 हो जाने वाला है। बताइए समझ पा रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? एलिमेंट पे 0 होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम यहाँ से जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट हमको दिख रहा है वो सारे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट डायरेक्शन वाला पार्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन को समझिए। डायरेक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि बेसिकली आइडियल क्रॉस बी जब आप करेंगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी आइडियल क्रॉस बी से वो होगी डायरेक्शन ऑफ DFM। बताइए जो यहां से निकलेगी। तो आइडियल क्रॉस बी मतलब आपको अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहां पर हैंड रूल यूज कर सकते हैं फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट का हैंड रूल यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आइडियल क्रॉस बी करेंगे, अगर इस एलिमेंट के लिए आइडियल क्रॉस बी करिए, इस डायग्राम के लिए वेक्टर प्रोडक्ट लगाइए। आइडियल फर्स्ट वेक्टर है आइडियल, सेकंड वेक्टर बी, तो आइडियल क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? बताओ डायरेक्शन कौन सी आएगी बेटा? ये वाली आएगी क्या? इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है ना? तो सिंपली यहाँ पर ये इनवर्ड एक्शन हो जाएगी इस केस में। अब इनवर्ड एक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अगर इनवर्ड है तो आइडियल एंड बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है फोर्स, है ना? 1 मिनट। दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट। ये देखिए आपको दिख रहा है हैंड रूल किस तरह का है कि राइट हैंड पाम को आपको स्प्रेड करना है, एंड इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को रखना है, करंट के डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है, देन पाम की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाली है। क्लियर है क्या? यहाँ पर आप चाहें तो ये हैंड रूल लगा करके देख सकते हैं। राइट हैंड पाम को लीजिए, फिंगर्स की डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, देन पाम की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो आपको इनवर्ड डायरेक्शन शो करती हुई दिख रही होगी। बताइए ठीक है ना? ओके तो आप सिंपली यहाँ से हैंड रूल यूज करके भी डायरेक्शन लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। ओके ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस है। अभी ये तो हमने बेसिकली किसी एक एलिमेंट की बात की है, किसी एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स, किसी एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। लेट अगर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का कोई वायर है एंड वो पूरा का पूरा वायर करंट कैरी कर रहा है एंड एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑन अ फाइनाइट लेंथ वायर kept in uniform external field region। इस केस में क्या होगा? केस समझिए कि लेट, ये मैंने बोला आपसे कि ये एक हमारे पास वायर था। लेट इस तरह का एक वायर मैंने कंसिडर कर लिया, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये देखिए ये है वायर का पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। हमें इस सेक्शन ऑफ वायर पे
जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बताना है। और मैंने ये भी आपको यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बी। ओके, किसी एक एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स का एक्सप्रेशन मैंने देखा था कि अगर यहाँ पर मैं सिर्फ इस एलिमेंट को देखूं, इस एलिमेंट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो वेक्टर फॉर्म में तो हम फोर्स ऐसे ही लिखेंगे, आई डी एल क्रॉस बी। बताइए ऐसे ही लिखेंगे ना, वेक्टर फॉर्म में तो हम फोर्स ऐसे ही लिखेंगे। हम चाहें अगर तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स लिख सकते हैं। दैट मीन हम क्या करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत सारे एलिमेंट कंसिडर कर लें। लेट मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स लिख दें। एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया, इस पे लगने वाला फोर्स। एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, इस पे लगने वाला फोर्स। एंड इस तरह से क्या करें, यहाँ पर कई सारे एलिमेंट ले लें, इन सारे के सारे एलिमेंट्स पे लगने वाला फोर्स मैं अलग अलग निकालूं। ठीक है, तो इन सब पे लगने वाले फोर्सेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एफ वन आई डी एल वन इक्वल होगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक एलिमेंट के लिए सेम ही है, यहाँ पर केवल इस पॉइंट पे चेंज आ रहा है, एंड इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स जो है उसमें चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए ऐसा, फर्स्ट एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स, सेकंड एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स सिंपली ये होगा, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट पे, फोर्थ एलिमेंट पे, एंड ऐसे ही nth एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स इसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए ना। बताओ बेटा, ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक बताइए, क्लियर है? हमने कई सारे एलिमेंट्स, ऐसे n एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए, उन सब पे लगने वाला फोर्स लिख दिया। अब अगर मुझे पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन सारे के सारे एलिमेंट्स पे लगने वाले फोर्सेस का सम कर देंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स पूरे के पूरे वायर पे जो लग रहा होगा वो। बताइए, यही तो होगा नेट फोर्स। एंड इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें, तो इसको df1 df2 df1 df3 इन सबका dfn तक रख देते हैं वैल्यूज। तो आपको दिख रहा है कि भाई i कॉमन था, है ना, b कॉमन था, b सब में सेम है ना। तो dl1 dl2 अप टू dln क्रॉस b, ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा क्या? बताइए, इस फॉर्म में आ जाएगा क्या ये एक्सप्रेशन? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें ये वाला पार्ट तो ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखें, ये जो था इसको हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अब जब मैं इसको सिंपली dl1 dl2 ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो थे, इन सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। क्लियर करता हूँ मैं एक बार डायग्राम को, फिर बताता हूँ क्या हो रहा है। ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट dl1, सेकंड एलिमेंट dl2, थर्ड dl3 dl4, इस तरह से ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ना बेटा, इन एलिमेंट्स की लेंथ का सम लिखना है मुझे। क्या आएगा अगर यहाँ से यहाँ तक आप सारे के सारे एलिमेंट्स की लेंथ का सम लिखेंगे, तो बताइए क्या आएगा। तो आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इन सब का सम आने वाला है वो ये आ जाएगा क्या? बताइए, ये आ जाएगा क्या? आएगा ना। इसको मैंने बोला है वेक्टर एल, मीन्स लेंथ वेक्टर हो गया, ये इस एलिमेंट का लेंथ वेक्टर हो गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं कि ये लिखा है आई एल क्रॉस बी, दिस इज द टोटल फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फाइनाइट लेंथ वायर व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो फील्ड लिखी है आपने, ये एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब इस वायर की वजह से यहाँ पर भी तो कुछ फील्ड बन रही होगी, बट हम उस फील्ड को नहीं ले रहे हैं। हम कौन सी फील्ड ले रहे हैं, जो इस वायर को प्लेस करने से पहले यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, ये वाली फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ओके, बताइए समझ पा रहे हैं?
अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन से देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है कि भाई अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन देखें तो डायरेक्शन तो अभी भी सेम उसी तरह से हम निकालने वाले हैं। राइट हैंड पाम रूल जो हमने देखा है वो यहाँ पर भी इसी तरह से वैलिड है। बट हाँ, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट देखें अगर, तो वो लिखा है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखने वाले हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा केस कंसिडर करूं, लेट ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन था, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर देखिए केस 1, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, है ना, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पर एक इस तरह का वायर ले लिया। ये देखिए करंट ऐसे जा रही है बेटा। अब मैं पूछूं आपसे, बताइए इस पे लगने वाला टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसका लेंथ वेक्टर चाहिए होगा। लेंथ वेक्टर ऐसे ही आएगा क्या, बताइए, लेंथ वेक्टर ऐसे ही आने वाला है क्या, आ जाएगा लेंथ वेक्टर ऐसे। आपको क्या दिख रहा है कि भाई लेंथ वेक्टर जो है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा, जब आप इस एक्सप्रेशन को देखना तो इसमें थीटा क्या आएगा, यहाँ से लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बताइए ठीक है। तो अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है, थीटा बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। बताइए, 0 फोर्स लग रहा है इस पे, इस केस में। ऑल्दो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन पे फोर्सेस हो सकता है, बट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कंप्लीट सेगमेंट ऑफ वायर, कंप्लीट वायर 0 मिलने वाला है आपको। बात समझ में आ रही है आपको। अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे, लेट मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट पे फोर्स, तो अब इस एलिमेंट पे फोर्स नॉन जीरो हो सकता है, बट पूरे के पूरे वायर पे फोर्स पूछा जाएगा तो 0 है। क्लियर है। इसी तरह से इसका उल्टा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसा केस ले लिया है, थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो, दोनों ही केसेस में ये रिजल्ट वैलिड है ना। ये वाला एक केस ले लिया है, ये देखिए करंट ऐसे आ रही थी। आप अगेन यहाँ पर देखेंगे कि थीटा की वैल्यू लेंथ वेक्टर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो लेंथ वेक्टर ये है। आपको L एंड B के बीच का एंगल कितना मिल रहा है, बताइए 180 डिग्री। तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह से एक और वेरिएशन हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन लिया हुआ है। देखिए ये रिजल्ट कब वैलिड है, जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन लेंगे केवल और केवल तब, और बाकी के केसेस में वैलिड नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन था यूनिफॉर्म, एंड मैंने इसके अंदर क्या किया इस बार बेटा, एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप कंसिडर किया हुआ है। अब इस लूप के लिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए लेंथ वेक्टर, तो आप किसी भी पॉइंट को बोल सकते हैं लेट ये था इनिशियल पॉइंट एंड यही होगा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में लेंथ वेक्टर जो है यही 0 हो गया। अगर ऐसा होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स आपको 0 मिल जाएगा क्या, बताइए, समझ पा रहे हैं, क्लियर है क्या। तो अगर कोई क्लोज्ड लूप किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, तो उस पर नेट फोर्स आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि उस क्लोज्ड लूप के लिए लेंथ वेक्टर आपको 0 मिलेगा। बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। इस तरह के एक एग्जांपल है, आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन गिवन है, उसके अंदर मैंने एक वायर को रखा हुआ है, PR वायर है, PQR वायर है। इस वायर को मैंने बेंड कर रखा है 60 डिग्री एंगल पर पॉइंट Q पर, ठीक है। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो थी इसकी वैल्यू B है। आपको बताना है कि इस सेक्शन PQ पर एंड सेक्शन QR पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका रेशियो कितना होगा। ओके, देखिए और बताइए। देखिए क्या हो रहा है अभी इस डायग्राम के अंदर, जब आपको बाकी सारी चीजें नहीं गिवन है, देखिए कुछ हिंट गिवन होगा जहां से हम इन वायर्स पे लगने वाले फोर्सेस का रेशियो लिख सकते हैं। अगर मैं वायर के पॉइंट P एंड R को कनेक्ट करूं,
तो आपको दिखेगा भाई अगर पूरे के पूरे वायर, इस पूरे के पूरे कंबाइंड वायर पी क्यू आर पे फोर्स लिखना होता तो आप ऐसे ही बोलते कि ये है लेंथ वेक्टर। बोलो बेटा, ये होता ना लेंथ वेक्टर, है ना। आपको क्या दिख रहा है, लेंथ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो फील्ड की ही डायरेक्शन में है। देखिए लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन देखिए और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन देखिए सेम ही है। एंड अगर दोनों सेम है तो नेट फोर्स जो होना चाहिए इस पूरे के पूरे वायर पी क्यू आर पे वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स पे क्या होना चाहिए, जीरो। बताइए ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन द कंप्लीट वायर पी क्यू आर इज जीरो, मतलब फोर्स ऑन पी क्यू आर इज जीरो। अब पी क्यू आर वायर पे जो फोर्स है, टोटल फोर्स, उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं कि वायर पी क्यू पे फोर्स एंड वायर क्यू आर पे फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वही तो नेट फोर्स था, एंड वो है जीरो। यहां से क्या दिख रहा है कि वायर पी क्यू पे जो फोर्स है वो इक्वल है वायर क्यू आर पे जो फोर्स है उसके इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट है इन डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हमें मैग्नीट्यूड का ही तो रेशियो देना है। तो फोर्स ऑन पी क्यू एंड फोर्स ऑन क्यू आर, इनका रेशियो 1:1 आ गया। ये आपका आंसर है। बताइए ठीक है। देखिए ये किस तरह का डायग्राम गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर। हमसे बोला जा रहा है कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है ABCD। करंट कैरी हो रही है, इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। आपको बताना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ABCD कितना होगा, ये आपको बताना है। कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स, तो ऐसे लिख सकते हैं भाई इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए है, हमें पूरे पूरे स्ट्रक्चर पे बताना है, पूरे पूरे वायर पे बताना है। तो फिर अब हम क्या करें, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमें ए दिख रहा है, फाइनल पॉइंट हमें डी दिख रहा है, तो हम ए से डी को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ए से डी को मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। ए से डी को मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको ये लेंथ भी अच्छा गिवन है, ये लेंथ भी आपको 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ठीक है। ये गिवन है आपको। मैंने जब ए से डी को कनेक्ट कर दिया तो लेंथ वेक्टर आपको ये मिलेगा। बताइए, ये हो गया लेंथ वेक्टर, ठीक है। अब ये अगर लेंथ वेक्टर है तो हमें पहले तो यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिख रही, तो इसलिए हम लेंथ वेक्टर की बात कर सकते हैं। फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा I/L/B sin थीटा। आई की वैल्यू 10 एम्पियर, लेंथ वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा, इसको देखिए, समझिए इसको। भाई अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये टोटल 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर में से ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 3, ये भी एकदम जो है, ये भी 4 सेंटीमीटर ही गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। ये भी 4 सेंटीमीटर गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लेंथ वेक्टर की जो टोटल लेंथ है वो आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 2 टेस्ला गिवन है, तो 2 हो गई। एंड एंगल देखें, अगर लेंथ वेक्टर किधर है तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जहां जो आपने ड्रॉ कर रखा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन 90 मतलब 1 हो गया है। ये इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपको दिख रहा है 2 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इस एलिमेंट, इस पूरे के पूरे वायर पर, ठीक है क्या। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरह का आपको एक वायर गिवन है, ये पूरा का पूरा वायर आपको गिवन है, यहाँ से लेकर के यहाँ इस तरह से बेंड है। एंड अभी यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम के साथ मैंने वायर को रखा हुआ है। तो आपको क्लियर करना है कि कौन सा सेक्शन किस एक्सिस के पैरेलल है। ये वाला सेक्शन आपको मैंने दिखाया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, सारे सेक्शंस की लेंथ इक्वल है, एल ही है। ये वाला सेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे ये वाला सेक्शन जेड एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट बनाया हुआ। करंट पॉइंट ए से एंटर कर रहा है एंड पॉइंट बी से बाहर निकल रहा है, ये देखिए, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस स्पेस में, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एग्जिस्ट कर रही है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है क्या। ये मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है बी।
ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कंप्लीट वायर ए बी। इस पूरे पूरे ये जो बेंट वायर है ए बी, इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आपको लिखना है। क्लियर है क्या? बताइए कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, तो आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करेंगे। जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा इस बार लेंथ वेक्टर। अच्छा, सारे सेक्शन से इक्वल लेंथ के थे, तो ये जो लेंथ वेक्टर है ये किस एक्सिस के पैरेलल आएगा? बताइए किस एक्सिस के पैरेलल होगा? ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगा क्या? बोलो बेटा। ये जेड एक्सिस के पैरेलल आपको दिख रहा है। लेंथ वेक्टर को अगर आपको लिखना होगा इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस लेंथ वेक्टर की लेंथ तो स्मॉल एल के इक्वल होगी, क्योंकि जो लेंथ इसकी थी वही लेंथ इसकी होगी। एंड डायरेक्शन कौन सी होगी? पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो के कैप हो जाएगा ना? बताओ। लेंथ वेक्टर अगर आपको मिल गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स होगा इक्वल आई इंटू एल क्रॉस बी, मीन्स एल के कैप क्रॉस बी। बी मीन्स इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैप, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आई एल बी के क्रॉस आई, आई जे के वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे कैप। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो इतना आ गया है कुछ। बताइए ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड थी तो हमने ये सेटअप यूज कर लिया, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर पाते, ये हम फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखिए केस समझिए क्या है, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये वाला, ये दो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर थे, एंड इन दोनों ही वायर्स में करंट फ्लो हो रही है। एंड अभी मैंने फर्स्ट केस के अंदर ले लिया है, केस वन मैंने ले लिया है लाइक करंट का केस। लाइक करंट का केस मींस करंट की डायरेक्शन दोनों ही वायर्स में आपको सेम मिल रही है। ये देखिए दो ऐसे वायर्स लिए हैं, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I1 लेट, कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1, एंड इसमें भी करंट उसी डायरेक्शन में है I2। ठीक है, इसको मैं वायर 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं वायर 2 बोल रहा हूँ। इन दोनों को मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे रख दिया है, दोनों ही इनफाइनिटली लॉन्ग है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर हमें इनके बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स लिखना है। इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? तो अब इस मैग्नेटिक फोर्स लिखने के लिए क्या करेंगे समझिए। पहले तो हम एट अ टाइम किसी एक वायर को, ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि हमने यहाँ पर हमने इसके पहले भी यहाँ इस तरह के केसेस देखे हैं कि जब यहाँ पर चार्जेस होते थे, चार्जेस के केस में भी हम बोलते थे कि ऐसा कर सकते हैं कि एक चार्ज की वजह से फील्ड है और फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज रखा है। याद है आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। आप क्या करिए, आप पहले तो किसी एक वायर को एज अ सोर्स वायर ट्रीट करिए। लेट मैंने यहाँ पर ये जो वायर है इसको एज अ सोर्स वायर ले लिया, वायर 1 को। इस वायर 1 की वजह से इस पॉइंट पे कुछ फील्ड होगी। मैं यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे इस वायर 1 की वजह से फील्ड कितनी होगी, ये अगर मैं पूछूं तो बता सकते हैं शायद। इनफाइनिटली लॉन्ग वायर की वजह से डी डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे फील्ड अगर लिखनी हो तो आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1। B1 मैंने मान लिया, ये कितना होगा? ये होगा सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। एंड इसके हर एक पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। देखो इस डायग्राम को देखो, मैं बोल रहा हूँ इस वाले करंट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी ना फील्ड की। हर एक पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है करंट फील्ड, एंड हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। दोनों चीजें ही हैं यहाँ पर, दोनों ही चीजें हर एक पॉइंट के लिए सेम दिख रही है। अब इस फील्ड के अंदर ला करके मैंने ये एक करंट कैरिंग वायर प्लेस कर दिया है इस तरह से। मैंने क्या किया, ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पर ला करके प्लेस कर दिया।
तो वायर 1 की वजह से इस पोजीशन पे जो फील्ड बन रही थी वो एक्सटर्नल फील्ड हो गई इस वायर 2 के लिए, एंड उस एक्सटर्नल फील्ड V1 के अंदर वायर 2 प्लेस किया हुआ है मैंने। क्लियर है क्या? तो वायर 2 के हर एक एलिमेंट पे इस फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, है ना? बताइए, हर एक एलिमेंट पे इस फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा। लेट यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है मैंने। मैं इस डायग्राम को पहले तो रीसेट कर देता हूँ एक बार। लेट यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ये ले लिया है, इस एलिमेंट को मैं देख रहा हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया हुआ। इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो एक्सटर्नल फील्ड है वायर 1 की वजह से वो B1 है इनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इस एलिमेंट की खुद की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है IDL। बस IDL की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, I2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट कौन सी है, I2 है, I2DL। अब इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स अगर मैं पूछूं आपसे, तो इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, देन पाम की परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको इस तरफ मिलेगी कहीं, इस तरफ फोर्स इस पे लग रहा है। दिस इज द फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। बताइए, फोर्स ऑन द एलिमेंट ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ऐसे ही दिखाएंगे। कितना होगा ये? तो ये आप लिखेंगे तो IDL B एक्सटर्नल इनटू साइन थीटा, एंड साइन थीटा देखेंगे तो एलिमेंट की डायरेक्शन ये रही, एंड फील्ड इनवर्ड है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो साइन 90। इतना फोर्स उस पे लग रहा है। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू DL। ठीक है क्या? बताइए, हर एक एलिमेंट की पोजीशन पर जो एक्सटर्नल फील्ड है वायर 1 की वजह से बनने वाली, वो सेम है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में भी सेम है, हर एक एलिमेंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो हर एक एलिमेंट पे इतना ही फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, इस वायर 2 के हर एक एलिमेंट पे इतना ही फोर्स लग रहा होगा इस तरफ। आप अगर इसी तरह के आइडेंटिकल एलिमेंट्स लेते चले जाएंगे तो हर एक पे इतना ही फोर्स लग रहा होगा, वो भी वायर 1 की तरफ। अब ये जो प्रोसेस मैंने रिपीट किया है, ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर यूज किया है, इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में लेकर के चले। वायर 2 को एज अ सोर्स ट्रीट करें, एंड वायर 1 के किसी भी पोजीशन पर हम कोई एलिमेंट लें और उस पे फोर्स की बात करें, तो हमें कुछ और दिखने वाला। देखिए, वायर 2 की वजह से वायर 1 की किसी भी पॉइंट पर, देखिए मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया है, ये एलिमेंट लिया है मैंने वायर 1 पर, इस एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये देखो ये होगी आइडियल। इसकी इस एलिमेंट के लिए जो फील्ड वायर 2 ने बनाई है वो एक्सटर्नल फील्ड है, वायर 2 की वजह से बनने वाली फील्ड किधर है, आउटवर्ड है। ये हो जाएगी फील्ड वायर 2 की वजह से। अब इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स आप देखेंगे तो फील्ड बाहर की तरफ, करंट इस तरफ, तो इससे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस एलिमेंट पे वो ऐसे दिखाएंगे, एंड इसकी डायरेक्शन, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, फोर्स ऑन एलिमेंट ऑन वायर 2 वायर 1 ड्यू टू वायर 2। ये हो जाएगा। बताइए फोर्स का डायरेक्शन। तो अब इसके भी हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर आप ऐसे ही आइडेंटिकल एलिमेंट्स लेंगे तो इन सब पे फोर्स किस तरफ लगेगा, वायर 2 की तरफ। तो जितना फोर्स इस पे लगा है उतना ही फोर्स उस पे भी निकल कर आएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 जितना था, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 भी है हर एक एलिमेंट पर। समझ पा रहे हैं? तो इतना ही एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। कितना फोर्स लग रहा है एलिमेंट पे, तो उसका एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा हुआ है। अब ये तो था इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस एलिमेंट को ऐसे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं, तो इसमें LHS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, LHS रिप्रेजेंट कर रहा है कि DL लेंथ पे लगने वाला फोर्स इतना था, तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो dF21 अपॉन DL। तो आप बोलेंगे दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ wire, force acting per unit length of wire, which is also called
ऑल्सो कॉल्ड फोर्स स्केल, इसको हम फोर्स स्केल भी बोलेंगे। जितना इस पे लगा है उतना ही वायर 1 के हर एक एलिमेंट पे भी लग रहा होगा यूनिट लेंथ पे, सेम ही आएगा ये रिजल्ट। आप अगर सेम प्रोसेस को वायर 2 को सोर्स लेते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है। क्लियर है क्या? ओके, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। इस पे डायरेक्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड है, तो दूसरे पे डायरेक्शन राइट साइड है। आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भाई दोनों ही वायर्स पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों ही वायर्स पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखिए एक दूसरे की तरफ है। तो आप फोर्स का नेचर भी डिफाइन कर सकते हैं। नेचर ऑफ फोर्स भी होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा दोनों वायर्स के बीच में। फोर्स का नेचर कैसा होने वाला है बेटा? अट्रैक्टिव नेचर होने वाला है। क्लियर है क्या? बताइए, समझ पा रहे हैं? तो ये केस 1 था। केस 1 में जब हमने लाइक करंट का केस लिया हुआ तब ऐसा था। अगर हम केस 2 लें, अनलाइक करंट का केस ले लें, तो अनलाइक करंट के केस में क्या होगा? ये एक वायर लिया है मैंने, वायर 1। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है लेट I1। इससे डी डिस्टेंस पे यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करूं, इन सारे के सारे पॉइंट्स पर फील्ड जो होगी इस वायर की वजह से, उसको मैंने B1 बोल दिया एंड वो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी होने वाली है। बताइए, डी डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ तो, है ना? अब इस फील्ड के अंदर ला करके मैंने एक दूसरा यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर मतलब डी डिस्टेंस पे ला करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक दूसरा वायर प्लेस कर दिया इस तरह से। एंड ये जो सेकंड वायर मैंने प्लेस किया हुआ है ये भी करंट को कैरी कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? करंट को कैरी कर रहा है। एंड इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है। एंड इस बार अनलाइक करंट का केस है, मतलब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट ले ली है। अब इस वायर 2 के हर एक एलिमेंट पर अगर हम देखें तो हर एक एलिमेंट एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है वायर 2 का। जब हम वायर 1 को एज अ सोर्स ट्रीट कर रहे हैं तो वायर 2 के हर एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस पे मैंने एक एलिमेंट ये कंसिडर किया हुआ है, ये देखिए इस एलिमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी। कितनी होगी? करंट I2 फ्लो हो रहा है, डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया होगा तो I2 इंटू डीएल। इस वायर 1 की वजह से जो फील्ड थी इस पॉइंट पे वो इस तरफ ही थी, इनवर्ड ही थी अभी भी। तो B1 तो इधर है, एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है। इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? I2 dl B1 sin 90, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर आपको डायरेक्शन और देखनी है। डायरेक्शन देखिए, तो करंट फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो जो पाम की परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल रही है आपको वो इस तरफ है। बताइए, ठीक है ना? तो ये है डायरेक्शन इसकी DF21। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ से DF21 इक्वल होगा I2 इंटू DL इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी साइन 90 की वैल्यू 1। ये एक्सप्रेशन लिखा है फोर्स ऑन एलिमेंट ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू DL। ये डीएल लेंथ पे लगने वाला फोर्स इतना है, तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा है इस पे, अभी भी फोर्स उतना ही लग रहा है, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड में सिर्फ डायरेक्शन इस फोर्स की अब चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन जो थी वो वायर की तरफ थी, अब अवे फ्रॉम द वायर। अब सिर्फ इसी एलिमेंट पे नहीं, आप कहीं भी कोई भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे इसी साइज का, तो आपको सारे के सारे एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ही मिलने वाली है। सेम प्रोसेस आप रिपीट करिए रिवर्स ऑर्डर में। मींस रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि वायर 2 को एज अ सोर्स ट्रीट करिए, वायर 1 को देन उसके बाद चेक करिए। तो वायर 2 की वजह से जो फील्ड होगी, वायर 2 की वजह से फील्ड की डायरेक्शन देखिए इसके किसी पॉइंट पे इनवर्ड होने वाली है। तो लेट मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ये कंसिडर किया था, इस एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी I1 इंटू डीएल। इस बार सोर्स मैं किसको ले रहा हूँ? वायर 2 को। वायर 2 की वजह से बनने वाली फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन देखिए, फील्ड इनवर्ड, करंट इस तरफ, इस पे फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आई है? इस तरफ आई है। तो आप इसके हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन आपको मिलेगी वो इस तरफ मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं?
इस तरफ मिलेगी हर एक एलिमेंट पे डायरेक्शन। कितनी होगी, कितना होगा फोर्स, तो फोर्स को आप लिखेंगे ऐसे, दोनों के ही मैग्नीट्यूड सॉल्व करने पे आपको इक्वल मिलेंगे, सिर्फ डायरेक्शन आपको ऑपोजिट मिलने वाली है। क्लियर है? यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो एक्सप्रेशन वही रहेगा जो अभी पहले हमने निकाला हुआ है। डायरेक्शन आपको दिखा दी है मैंने डायग्राम के अंदर। नेचर आप अगर देखें डायरेक्शन के बेसिस पे, तो अब आपको जो फोर्स दिख रहा है उसका नेचर रिपल्सिव कहलाएगा, क्योंकि एक दूसरे से अवे फोर्स लग रहा है, तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स इनके ऊपर लगेगा। अब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो हम पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स तो नहीं लिख सकते, बट किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वायर पे लगने वाला फोर्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं। लेट अगर मैं पूछूं आपसे कि वायर 1 पे मैंने ये एल लेंथ का एक सेक्शन कंसिडर किया हुआ है, इस एल लेंथ के सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन फाइनाइट लेंथ सेक्शन ऑफ दिस वायर। तो अगर आपको एल लेंथ का, फाइनाइट लेंथ को मतलब एल लेंथ मैं ले रहा हूं, इस एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स इतना था, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स इतना था, तो एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा इंटू एल। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर, तो डी एफ वन टू अपॉन डी एल मतलब म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, दिस इज द फोर्स स्केल, इसको याद रखिए अच्छे से, इनटू एल। इसको सॉल्व कर देंगे, एल की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे, आपको एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। बताइए ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, देखिए डायग्राम, 3 वायर हैं, ये तीनों वायर इस तरह से आपके सामने अरेंज है, पैरेलली रखे हैं तीनों, बाकी सारी चीजें भी गिवन है, करंट कितना है एंड बीच का सेपरेशन कितना है। इस वायर को वायर 1 बोल रहे हैं, इसको वायर 2 बोल रहे हैं, इसको वायर 3 बोल रहे हैं। फाइंड नेट फोर्स एट वायर 1 वायर 2, वायर 1 और वायर 2 पे नेट फोर्स बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जब वायर 1 की बात करें तो वायर 1 पे नेट फोर्स लिखना है आपको। क्या करेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सिंपली अप्लाई करेंगे। वायर 1 पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है बताइए, इस पे कौन फोर्स लगाएगा, तो वायर 2 इस पे फोर्स लगाएगा, वायर 3 इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। मीन्स हम अभी यहाँ पर अच्छा है, फाइंड नेट फोर्स एट वायर एट 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर 1, 1 मीटर लेंथ पे, इनफाइनाइट लेंथ का है तो हम टोटल फोर्स थोड़ी बता सकते हैं, 1 मीटर लेंथ पे हमें फोर्स बताना है। तो अब इस पे कौन फोर्स लगाएगा बेटा, वायर 2 भी लगाएगा, वायर 3 भी लगाएगा। वायर 2 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स देखना है अगर, तो हमें सिर्फ इन दोनों को देखना चाहिए। इन दोनों में लाइक करंट का केस बन रहा है तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, है ना। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखिए दिस इज फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, कितना होगा, तो 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स ही मैं लिख रहा हूँ, तो ये इक्वल होगा फोर्स स्केल। फोर्स स्केल की वैल्यू म्यू नॉट आई वन आई टू, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। बोलो, इतना था यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, तो 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसकी 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो इंटू 1, ये हो जाएगा। इसी तरह से वायर 3 की वजह से इस पे जो फोर्स लगा हो उसको देखें, तो अब इन दोनों को देखेंगे तो इस पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब अनलाइक करंट का केस है, तो इसकी वजह से जो फोर्सेस लगेंगे वो रिपल्सिव नेचर के होंगे, तो वायर 3 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ दिखाया जाएगा। इसको मैंने बोल दिया फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 3, तो F13 ये कितना होगा, तो अब इस केस में जो फोर्स स्केल है इसकी वैल्यू देखिए चेंज हो जाएगी, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई, इनके बीच का सेपरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली इन दोनों को ही देखना है केवल, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है इस बार 4 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 4, ये है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, तो 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, इतना। इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, इनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन द वायर 1।
बताइए समझ पा रहे हैं, क्लियर है क्या? तो आप इसको यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। ये 2 म्यू नॉट अपॉन पाई बन रहा है, एंड ये कितना बन रहा है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन रहा है। तो ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है 2 म्यू नॉट अपॉन पाई, एंड ये बन रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन पाई तो कॉमन है, तो 8 माइनस 1/4, तो ये 7/8 बन रहा है, 7/4 सॉरी 7/4 बन रहा है। ठीक है ना? ओके। सेकंड पार्ट में भी सेम चीज, आपको वायर 2 पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसी तरह का डायग्राम सेकंड पार्ट के लिए भी बन जाएगा ऐसा। आप इस पे वायर 2 पे देखेंगे तो वायर 2 पे वायर 1 की वजह से फोर्स लग रहा होगा। वायर 1 की वजह से फोर्स जो लगेगा वो लाइक करंट का केस बनेगा, तो इस तरफ लगेगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ दिखाएंगे, कितना होगा उतना ही होगा जितना पहले ऊपर निकाला हुआ है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ओके। एंड हमें यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स ये था, हमें 1 मीटर लेंथ पे फोर्स लिखना है, तो इतना हो जाएगा। वायर 3 की वजह से इस पे जो फोर्स होगा वायर 3 की वजह से, वो अनलाइक करंट का केस बनेगा। तो उस केस में इसका भी रिएक्शन इस तरफ ही आने वाली है। देखो इसको डिफरेंट वेक्टर्स में डिफरेंट कलर्स दिखा देता हूँ। ये है फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 3। इसको लिखेंगे तो इसके लिए यहाँ पर फोर्स स्केल कितना होगा, देखो म्यू नॉट करंट है फर्स्ट वायर में 4, सेकंड वायर में 2, डिवाइडेड बाय 2 पाई d, बीच का सेपरेशन 3 मीटर। यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना था, 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा। दोनों का सम करेंगे इस बार, क्योंकि दोनों की ही डायरेक्शन सेम है। तो नेट फोर्स ऑन वायर 2 जो है वो इन दोनों के सम से मिलने वाली है आपको, F21 प्लस F23। इनका सम करेंगे तो ये बन रहा है 2 म्यू नॉट अपॉन पाई, एंड ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है 4/3 म्यू नॉट अपॉन पाई। तो म्यू नॉट अपॉन पाई तो कॉमन है, इन ब्रैकेट कितना बन रहा है, तो 6 + 4 10/3 म्यू नॉट अपॉन पाई। बोलो ठीक है क्या? बताइए समझ पा रहे हैं?